भारती जब भी उसे देखती, एक दर्द और एक डर उसके चेहरे पर दिखता था। हर वक्त भारती बस यही सोचती कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छिपा हुआ है। वो डर मानो उसकी ज़िंदगी का ही हिस्सा बन गया हो। पता नहीं कब ये डर इसकी ज़िंदगी से निकलेगा भी या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। जब भी भारती की नज़र उस पर जाती तो वो उसी शून्य में देखती दिखाई देती। उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। वो ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती और ना ही कभी दूसरे बच्चों की तरह जिद करती। हर वक्त एक छोटे से कमरे में बैठी रद्दी कागजों में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। भारती उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझती थी। आखिर उस वक्त वही तो थी जब उस छोटी सी बच्ची ने अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी थी। भारती को आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा परिवार उसके फ्लैट के पास थोड़ी दूर ही एक दूसरे फ्लैट में रहने आया था, जिसमें डेविड और उसकी वाइफ रोजी और डेविड की मॉम एंजेलिना और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा छोटा सा बेटा जो भी सिर्फ 1 साल का ही था, उसका नाम रॉबिन था, और एक प्यारी सी बेटी जिसे वो प्यार से रूहानी बुलाते थे। वो सब लोग शाम को नीचे कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे। जब भी डेविड, रोजी और एंजेलिना बिल्डिंग से नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते और वो लोग उन लोगों पर ध्यान न देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर तक खेलते और फिर वापस अपने घर लौट जाते। उन्हें ऐसा करते देख बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। भारती भी अपने दोनों बच्चे करण और जिया के साथ गार्डन आने लगी थी। भारती के पति आर्मी में थे और शहीद हो गए थे। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भारती पर आ चुकी थी। भारती एक स्कूल टीचर थी और साथ ही साथ एक चाइल्ड मनोवैज्ञानिक भी थी। अब धीरे धीरे भारती को रोजी को जानने का मौका मिल गया था और धीरे धीरे ही वो दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन कभी कभी भारती को ऐसा लगता था कि रोजी और उसका पति डेविड उसके साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ कुछ अजीब व्यवहार करते हैं। लेकिन कभी सब कुछ सामान्य लगने लगता। रोजी और डेविड अपनी बेटी रूहानी को किसी और बच्चे के साथ खेलने नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। उनकी बेटी रूहानी भी डरी सहमी सी रहती थी। एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट होने के नाते भारती ने ये बात अच्छे से समझ ली थी कि यदि घर का माहौल ठीक नहीं हो या बच्चों के साथ कुछ नरमी से पेश ना आने के कारण भी बच्चे डरे सहमे में रहते हैं। कभी कभी भारती को ये भी लगता था कि डेविड और रोजी रूहानी को उसके भाई तक के पास नहीं जाने देते थे। एक बार जब भारती अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी रूहानी एक बहुत ही खूबसूरत डॉल लेकर आई और भारती को दिखाने लगी। भारती आंटी, लुक, इट्स माय न्यू डॉल। मॉम डैड ने मेरे लिए खरीदी थी, लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाते हैं। इस डॉल को मॉम ने घर के स्टोर रूम में एक बक्से में डाल दिया था। हाथ चुपके से मैंने इसे निकाला और यहाँ ले आई। कैसी है ये डॉल? चहकते हुए रूहानी बोली। अरे वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल डॉल है, एकदम तुम्हारी जैसी। कहते हुए भारती ने वो डॉल अपने हाथ में ले ली। जैसे ही भारती ने वो डॉल अपने हाथों में ली, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने उस एहसास को इग्नोर कर दिया और रूहानी से बातें करने लगी। बीच बीच में डॉल को भी देखने लगी थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे उस डॉल ने अपनी पलकें झपकाई हों। भारती एकदम से सहम गई और उस डॉल को देखने लगी, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। भारती अब भी उस डॉल को देखे जा रही थी। तभी रूहानी की आवाज़ ने उसका ध्यान भटका दिया।
आंटी क्या हुआ? आपको मेरी डॉल पसंद नहीं आई क्या? आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी डॉल को भारती के हाथों से लेते हुए, लगभग छीनते हुए ही रूहानी बोली। जैसे ही रूहानी ने अपनी डॉल भारती के हाथों से छीनी तो भारती उसे हैरानी से देखने लगी। उस वक्त रूहानी की आंखों में थोड़ा गुस्सा और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी। भारती काफी चौकन्ना रह गई। उसे इस तरह देख भारती थोड़ा सहम सी गई थी। भारती को कुछ गड़बड़ लगी। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से रूहानी का सर सहलाया और उससे पूछा, बेटा ये डॉल बहुत सुंदर है, मुझे भी जिया के लिए ऐसी डॉल लेनी है। उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो गिफ्ट देना है उसे। तो मुझे बताओ कि आप ये डॉल कहाँ से लेके आए हो? जब भारती ने उसका सिर सहलाया तो रूहानी एकदम नॉर्मल हो गई और चहकते हुए बोली, हम ना बहुत दिनों पहले दूसरी जगह रहते थे, तब एक म्यूज़ियम में गए थे, हिस्ट्री म्यूज़ियम। वहीं पर एक डॉल थी, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जब भारती ने यह बात सुनी तो वो सोच में पड़ गई। म्यूज़ियम में डॉल, वहाँ से खरीदी? मन ही मन वो बड़बड़ाई। वो रूहानी से कुछ पूछती उससे पहले ही वो वहाँ से चली गई और भारती उसे जाते हुए देखती रही। तभी अचानक ही रूहानी ने जाते जाते ही अपनी गर्दन पीछे की और उसकी ओर देखकर फिर से रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और अपनी डॉल को अपने कंधे पर सलोनी की ओर मुंह करके पकड़ लिया, जैसे किसी बच्चे को गोद में उठाते हैं। अचानक भारती के देखते ही देखते उस डॉल की आंखें चमकने लगी और वो मुस्कुराने लगी। भारती एकदम से चौंक गई थी और डर के मारे अपने घर चली गई। दूसरे दिन ही भारती उसी हिस्ट्री म्यूज़ियम में पहुंची जिसकी बात रूहानी कर रही थी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां से एक शापित डॉल, जो आम जनता के लिए बहुत डेंजर थी और जिस पर बहुत सी आत्माओं का साया था, वो गायब हो गई थी। जैसे ही भारती को ये पता लगा, वो अचानक ही उसकी आंखों के सामने रूहानी की वो डॉल घूमने लगी थी। भारती समझ गई थी कि रूहानी के पास वही डॉल है जो यहाँ थी। उसने वहाँ म्यूज़ियम वालों से कुछ पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया उससे सुनते ही भारती की बॉडी जैसे किसी भूकंप से हिलने लगी। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग वहाँ आए थे, बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ की कलाकृतियाँ और पुरानी चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉल थी जिसे म्यूज़ियम के बहुत ही पवित्र स्थान, जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी, उसी के पास एक कांच के डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि यहाँ के प्रीस्ट ने बताया था कि वो डॉल शापित थी और बहुत ही डेंजर थी। इस डॉल से लोगों को बचाने के लिए तंत्रों से मांत्रित करके एक डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये डॉल एक मैंडी नाम की लड़की के पास थी। वो लड़की इस डॉल को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की और उसकी माँ की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाशों के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पका कर खा गए, ताकि किसी को पता ना चले कि उनकी हत्या किसी ने की है। उन दोनों की आत्मा ही इस डॉल में आ गई। अब ये डॉल जब तक उन दोनों से बदला नहीं ले लेगी, तब तक ये शांत नहीं रहेगी। उनकी मौत के बाद उस लड़की का पिता खुद ही इस डॉल को लेकर यहाँ आया और यहाँ इसे कैद करवा दिया। मैंडी का पिता तो यहाँ से चला गया, लेकिन जब हम इस डॉल को कैद कर रहे थे, तब खुद इस डॉल ने बताया कि इन दोनों की हत्या मैंडी के पिता और उसकी दूसरी बीवी ने की थी, और साथ ही ये कहने लगी कि जब इनसे बदला लेने का समय आएगा, तब ये खुद ब खुद यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। शायद वो समय आ गया है जब वो डॉल खुद ही यहाँ से आज़ाद हुई है, और इस डॉल की आज़ादी का कारण बनी रूहानी और उसकी फैमिली। उस दिन रूहानी अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यहाँ आई थी। जैसे ही रूहानी ने इस डॉल को देखा, वो अचानक से इस डॉल के लिए मुस्कुरा दी और इस डॉल की तरफ आकर्षित हो गई, और रूहानी उसके मुस्कुराते हुए देखती रही और उसके साथ मचल के खेलने लगी।
लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह वो डॉल और भी छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती थी। जब रूहानी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई, तब अचानक ही वो डॉल रूहानी को अपने पास बुलाने लगी। रूहानी ने अपने पिता डेविड का हाथ छुड़वाया और खुद ब खुद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो उस समय बहुत गंभीर मुद्रा में थी। रोजी और डेविड भी उसके पीछे पीछे चलते गए। रूहानी फिर से उस डॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। रूहानी के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी के वश में थी। अचानक ही रूहानी ने उस शोकेस के कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। रूहानी और रॉबर्ट ने रूहानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। वहाँ के वर्कर भी ना जाने क्यों उस समय किसी गहरे शून्य में चले गए थे। अचानक ही रोजी ने रूहानी को रोकते हुए कहा, रूहानी, अब बच्चा घर चलो, ये डॉल हम तुम्हें दिला देगा। ये कहते हुए किसी तरह रोजी ने रूहानी को समझाया और वो वहाँ से चले गई। उसी रात अचानक उस शोकेस के कांच अपने आप ही खुल गए और भयंकर आवाज़ के साथ वो डॉल नीचे कूद गई और धीरे धीरे वो डॉल एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ चलने लगी थी और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज़ में एक पोयम गाने लगी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। म्यूजियम के दरवाजे चरमराहट के साथ अचानक ही खुलने लगे थे। अब डॉल ने गुनगुनाना बंद कर दिया था और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू की जगह खून बहने लगा था। म्यूजियम से बाहर आते ही वो डॉल दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था। अचानक वो डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ अपना बदला लेने, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चिल्लाती हुई वो डॉल अचानक कूदती हुई एक पेड़ पर लटक गई। थोड़ी ही देर बाद बारिश के रुकने पर वो डॉल पेड़ से नीचे गिर गई। वहीं पर एक शराबी बैठा था। उसने उस डॉल को उठाया और हवस भरी नज़रों से अचानक ही वो उस डॉल को फेंकने लगा। कितने टाइम बाद मिली है तू मुझे, आज तो तेरा काम पूरा ही निचोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलवाया था ना तूने मुझे, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। कहते हुए उसने उस डॉल के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी अचानक वो डॉल भारी होने लगी। इतनी भारी कि डर के मारे उस शराबी ने उसे दूर फेंकना चाहा, लेकिन वो उसके पास ही गिर गई और कुछ ही देर में हवा में उड़ने लगी और चिंगारते हुए बोली, तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तुझ जैसे इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तेरे जैसे ही एक इंसान ने धोखे से मेरी माँ से शादी की और जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो मुझे और मेरी माँ को मार डाला। आज मैं तुझ जैसे सारे इंसानों को मार डालूंगी। कहते हुए वो डॉल उस शराबी इंसान के पास आई और उसे एक पल में ही हवा में उछाल दिया और हवा में ही उस शराबी के 2 टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के दोनों टुकड़े पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। चारों तरफ खून ही खून हो गया और मांस के लोथड़े बिखर गए। ये सब देखकर वो डॉल चिंगाड़ते हुए हंसी और उसके मांस के लोथड़ों के पास बैठकर खाने लगी। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी और आंखों में खून उतर आया था। अगले दिन वो रूहानी के घर पहुंच गई और जहां रूहानी सो रही थी वहीं जाकर लेट गई और धीरे धीरे बोलने लगी, रूही, रूही, देखो मैं आ गई। तुमने मुझे बुलाया था ना, देखो अपनी आंखें खोलो। अपना नाम सुनकर रूहानी ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही रूहानी ने देखा कि वो डॉल उसके पास है, वो बहुत खुश हुई और उसको अपने हाथों में लेकर उसने खेलने लगी और उससे बातें करने लगी। रूहानी, किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। वो डॉल धीरे से बड़े प्यार से बोली। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे पास ही रहना।
ये कहते हुए रूहानी ने अपनी डॉल को गले से लगा लिया। इस बात को कुछ ही दिन बीतने के साथ ही रूहानी सबसे बहुत ही अजीब तरह बर्ताव करने लगी। रोज़ी और डेविड भी समझ नहीं पा रहे थे कि रूहानी के साथ आखिर ये हो क्या रहा है। जो रूहानी हमेशा ही शांत रहती थी, उसके स्कूल से कुछ दिनों से कंप्लेंट आने लगी थी कि रूहानी लड़कों के साथ मारपीट करती है, तो कभी स्कूल के छत की दीवार पर चलने लगती है। ये सुन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक सर्दी के दिन जब उसका 6 महीने का भाई धूप में खेल रहा था, तो रूहानी ने उसे झूले सहित गिरा दिया और अपनी डॉल को सुला दिया और वहीं उसके पास बैठकर अजीब अजीब से आवाज़ें निकालने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। उन्हें लगने लगा था कि हो ना हो कोई आत्मा का साया है जिसकी वजह से रूहानी ऐसी हरकतें कर रही है। इसके साथ ही कुछ दिन और बीत गए। रूहानी की अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी को भी उस डेंजर डॉल के बारे में पता नहीं था। एक दिन आधी रात को अचानक ही रूहानी नींद से जागी और छत पर चली गई। उस वक्त उसके साथ वो डॉल भी थी। दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठी रहीं और अचानक ही हूँ हूँ की आवाज़ में चिल्लाने लगी। आवाज़ें सुनकर रोज़ी की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि ये आवाज़ें हो ना हो छत से आ रही हैं। रोज़ी बहुत डर गई। उसने डेविड को जगाया और दोनों छत की तरफ निकल गए। जैसे ही वो दोनों छत पर आए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और दोनों ही अपने मुंह पर हाथ लगाए खड़े रहे। उन्होंने देखा कि रूहानी छत की दीवार पर दूसरी तरफ पाँव किए बैठी थी और उसके बाल खुले हुए थे और पास ही एक उल्लू मरा पड़ा था और बहुत दूर तक उसके पंख और खून बिखरे हुए थे और रूहानी के हाथ में कुछ मांस के टुकड़े थे जिन्हें वो बुरी तरह खा रही थी। उसे देखकर दोनों ही उल्टियाँ करते हुए नीचे भागे और डर के मारे छत का दरवाज़ा बंद कर दिया। डेविड, ये क्या था? उसे क्या हो गया है? वो क्या कर रही थी? डेविड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे, इस लड़की को वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। सुन लो डेविड, इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी। डरते हुए गुस्से भरी आंखों से डेविड को देखते हुए रोज़ी बोली, तुम रूहानी को कुछ नहीं करोगी, वो मेरी बेटी है। तुम्हारे कहने से मैंने एंजल को मार डाला और उसकी माँ को भी, क्योंकि उसने हमें देख लिया था। रूहानी तो मेरी ही बेटी है, उसे मैं कैसे मार दूँ? तुम भी सुन लो, तुम रूहानी को कुछ नहीं करोगी। कल ही मैं प्रीस्ट को लेकर आऊँगा, देखते हैं वो प्रीस्ट क्या करता है। डेविड ने रोज़ी को समझाते हुए कहा। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी एक धमाका हुआ और वो डॉल उन दोनों के सामने आ गई और डराते हुए बोली, वो प्रीस्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरा तुम्हारी बेटी रूहानी मेरे कब्जे में है। मैं तुम लोगों को ऐसी सज़ा दूंगी कि तुम याद रखोगे। कहते हुए डॉल उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगी और दोनों ही डर के मारे बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब होश आया तो सब कुछ शांत था। रूहानी भी अपने कमरे में सो रही थी और छत पर भी कुछ ना था। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। डेविड और रोज़ी काफ़ी शांत थे, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा कि उन्हें अंधा अंधा काटा जा रहा है। लेकिन फिर भी डेविड चर्च से एक प्रीस्ट को ले आया। उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहाँ एक आत्मा का साया है जो अपने आप को मुक्त कराने के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो एक डॉल के रूप में है। डॉल का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब डेविड और रोज़ी ने मिलकर उन दोनों बेकसूरों की अमानवीय बेरहमी से हत्या की थी। और ये सोचते सोचते वहाँ पर सारे डर के मारे सहम गए। वो दोनों बेकसूर तो मर गईं, लेकिन उसकी माँ की आत्मा उसी की डॉल में घुस गई थी। वो कुछ करती उससे पहले ही डेविड उसे एक हिस्ट्री म्यूज़ियम में ले गया और वहाँ मंत्रों से उसे बांधकर कंच के शोकेस में बंद कर दिया। दोनों ही उस सोच में डूबे हुए थे
तभी प्रीस्ट की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी। प्रीस्ट के कहे अनुसार उन्होंने उस डॉल को एक बक्से में बंद कर तंत्रों से बांध दिया और ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी कि जिस बक्से में उन्होंने उस डॉल को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले आए। नई जगह आने के बाद वो सब नॉर्मल लाइफ जीने लगे। लेकिन फिर से अब इस समय रूहानी ने उस डॉल को बाहर निकाल दिया था। अचानक एक दिन जब भारती कुछ सामान खरीदकर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो लिफ्ट में उसके सामने वो डॉल आ गई। उस वक्त उस लिफ्ट में भारती के अलावा और कोई भी नहीं था। डॉल को अपने सामने देखकर भारती बहुत घबरा गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। रूहानी तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है। बस मुझे बदला चाहिए और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, करोगी ना मेरी हेल्प? वो डॉल लगभग भारती के चारों तरफ उड़ती हुई चक्कर लगाती हुई बोली। डर के मारे भारती की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए कहा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? बस इतनी सी कि तुम डेविड और रोजी को वही उनके उस पुराने घर में लेकर आ जाओ और तुम्हें कुछ नहीं करना। कहते हुए उस डॉल ने अपनी सारी कहानी उसे कह डाली। इसका मतलब तुम रूहानी को कुछ नहीं करोगी ना? अगर ये वादा करोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, भारती ने डरते हुए डॉल से कहा। भारती, तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं, किसी साए से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये कहते हुए वो डॉल जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही हवा में उड़कर गायब हो गई। भारती बहुत डर चुकी थी। उसे अपनी नहीं, अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। कुछ दिनों तक रूहानी वो डॉल डेविड और रोजी से छिपाकर भारती के पास ले जाती है, लेकिन अब भारती उससे दूर ही रहा करती थी। ये बात ना तो रूहानी को अच्छी लगती थी, ना ही उस जिंजर डॉल को। गुस्से में वो आकर डॉल भारती को परेशान करने लगी थी। कभी भारती की स्कूटी की हवा निकाल देती तो कभी उसका बनाया नाश्ता खा जाती और कई भारती के कपड़ों में गायब होकर उसके ऊपर पानी गिरा देती। लेकिन उसने कभी भारती के बच्चों को परेशान नहीं किया। हार मानकर भारती रूहानी उस डॉल के साथ खेलने लगी थी। एक दिन उस डॉल के बताए अनुसार भारती डेविड और रोजी को उन्हीं के पुराने घर में ले आई थी और साथ में रूहानी भी थी। जैसे ही उन सब ने घर में एंटर किया वैसे ही घर के दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मासूमियत छा गई थी। भारती ये सब देखकर काफ़ी परेशान थी, लेकिन कुछ बहाना बनाकर वो रूहानी को बालकनी की तरफ ले आई थी। कुछ ही देर में वहाँ मौत का मातम शुरू हुआ। रोजी और डेविड के चारों तरफ वो डॉल चक्कर लगाने लगी थी। दोनों ही बहुत डर गए थे, लेकिन अचानक ही डेविड हवा में उछला और कांच की टेबल पर जा गिरा। ये देखकर रोजी वहाँ से भागने लगी और डोर खोलने लगी। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि डॉल ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोर बंद कर दिया। लेकिन रोजी के एक हाथ डोर में ही फंसे गए। रोजी जितना अपने हाथ को निकालने की कोशिश करती उतना ही उसका हाथ और जकड़े जाता और अंत में उसका हाथ टूटकर गिर गया और दो भाग में बट गया। उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा। ये देख वो डॉल उसके पास आई और उसके हाथ की जगह से मांस निकाल कर खाने लगी और रोजी बुरी तरह चीखती रही और ऊपर ही भारती और रूहानी उन्हें देख रहे थे। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। भारती ने रूहानी को पकड़े हुए था और उसका मुंह बंद किए हुए पर्दे के पीछे छिपाकर सब कुछ देख रही थी। मार डाला था ना तुम दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी माँ को, कोई नहीं बचेगा, दोनों मारे जाओगे। ऐसी भयानक मौत दूंगी कि तुम दोनों को देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहते हुए वो डॉल डेविड की तरफ बढ़ी और उसे फिर से हवा में उछाल दिया और जब वो नीचे गिरा तो उसके कपड़े फाड़ कर उसके पेट पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया और आते बाहर निकालने लगी। डेविड फिर भी जिंदा था, वो चिल्ला रहा था। ऊपर खड़ी भारती और रूहानी सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उस डॉल ने डेविड के सीने से दिल निकाल लिया और दहाड़ मारकर हंसने लगी। डेविड का दिल अब भी धड़क रहा था
और एक कोने में बैठी रोज़ी ये सब देख रही थी और रो रही थी। तभी उसका दिल लिए लिए ही वो डॉल रोज़ी के पास बढ़ी और उस दिल को रोज़ी के मुंह में ठूस दिया। रोज़ी उल्टियाँ करने लगी थी और वो डॉल चिंगाड़ रही थी। अचानक ही उसने रोज़ी को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा। उसके शरीर से खून के फुव्वारे फूटने लगे। पूरे घर में खून और मांस ही बिखरे जा रहा था। इधर रूहानी ने ये सब देखकर रोना ही छोड़ दिया। डेविड और रोज़ी मर चुके थे और वो डॉल भी एक तरफ निढाल हो गई थी। मौका देखकर भारती रूहानी को लेकर चुपके से वहाँ से निकल गई और अपने फ्लैट की तरफ आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला आखिर डेविड और रोज़ी गए कहाँ, क्योंकि उनकी लाशें गायब हो चुकी थी। उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लोथड़े ही मिले थे और वो डॉल भी गायब हो चुकी थी। भारती भी नहीं जानती थी कि आखिर वो डॉल कहाँ गई। भारती की तंद्रा टूटी। कोई उसे आवाज़ लगा रहा था। वो थी रूहानी। आज 6 महीने बाद रूहानी बोली, भारती आंटी मुझे बाहर जाना है। रूहानी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर भारती बहुत खुश हुई, क्योंकि उस हादसे के बाद रूहानी को बहुत गहरा सदमा लगा था। रूहानी ने बोलना, खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आज 6 महीने बाद रूहानी बोलने लगी थी। कहाँ जाना है बेटा? उसके सर पर हाथ फेरते हुए भारती बोली, मुझे चर्च जाना है, लेकिन अकेले। थोड़ी गंभीर आवाज़ में रूहानी बोली और बिना भारती का जवाब जाने ही वो घर से बाहर निकल गई। एक बार तो भारती को अटपटा लगा, लेकिन इतने दिनों के बाद रूहानी को नॉर्मल देखकर उसने कुछ नहीं सोचा। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि रूहानी अब ठीक हो रही थी। बिना कुछ बोले भारती भी चुपचाप रूहानी के पीछे पीछे निकल रही थी। कुछ ही देर बाद भारती ने देखा कि चर्च से कुछ ही दूरी पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर रूहानी उसी डॉल के साथ बैठी हुई थी। बरसात होकर बंद हो चुकी थी। इस ठंडे माहौल में भी आशीष पसीने से लथपथ डरते हुए जो जो आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उस वीरान जगह का माहौल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। सूखे पत्तों की चरचर, उल्लू और झिंगुरों की आवाज़ वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। शाम ढलने को थी। घनी झाड़ियों में सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था और अंधकार गहराता जा रहा था। दूर दूर तक ना कोई इंसान था, ना इंसान की जात। हिम्मत जुटाकर वह चलता रहा। वापस जाने के लिए भी उसने हिम्मत नहीं बची थी। रास्ता भी वो भूल चुका था। कांपते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर भगवान का नाम जपने लगा। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो सिर्फ हवा में झूमते लंबे लंबे पेड़ों की डरावनी आकृतियाँ और उनके ऊपर उड़ते हुए चमगादड़ों का झुंड ही दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक वो वहीं खड़ा खड़ा तमाम विचारों के सागर में गोते लगाता रहा। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो शाम के 7 बज चुके थे। मोबाइल की बैटरी भी आधी हो चुकी थी। उसने फ्लैशलाइट जलाकर आगे बढ़ने का सोचा, क्योंकि यदि ज़्यादा देर यहीं खड़ा रहा तो किसी जंगली जानवर का खतरा भी था और बारिश भी होने के आसार थे। आसमान पर घने बादलों का डेरा था। बिजली भी चमक रही थी। हिम्मत कर जैसे तैसे वो आगे बढ़ने लगा। उसके सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो चुके थे। अनजान आशंका से ग्रस्त वो दिशाहीन बस बढ़ता जा रहा था। इतने में बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई। आशीष जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए हुए किसी आश्रय की तलाश में उस बियावान जंगल में ज़िंदगी को खोज रहा था। शायद कोई मिल जाए जो उसे इस जंगल से बाहर निकाल सके। पर जैसे वहाँ कोई ज़िंदगी थी ही नहीं। उसके अलावा उस बियावान जंगल में अंधकार धीरे धीरे अपने भयानक स्थिति में आ चुका था। बरसात और अंधेरे के कारण देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। काफ़ी देर तक यूं दिशाहीन चलते चलते उसे मोबाइल की रोशनी में एक पगडंडी सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता दिखाई दिया, जैसे बरसों उस रास्ते से कोई गुजरा ही ना हो। इसलिए वो रास्ता सिर्फ सब सांकेतिक रूप में रह गया था। आशीष को कुछ उम्मीद बंधी।
अनहोनी आशंकाओं से ग्रसित वो अपनी सारी हिम्मत बटोर कर उस रास्ते पर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे पुराना सा मकान दिखा जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। किस्से कहानियों और फिल्मों में उसने बहुत ऐसे खंडरों को देखा था। आशीष अंदर तक डर गया था, पर इस बरसात में उसे कोई चारा भी दिखाई नहीं दिया। खुले आसमान के नीचे रहने से अच्छा उस खंडर में ही शरण ले ली जाए, यही सोचकर वो डगमगाते कदमों से उस तरफ बढ़ चला। जैसे ही वो उस खंडर के पास पहुंचा, पुराना सा बड़ा जंग लगकर खुल चुका दरवाज़ा जिस पर पेड़ पौधे की लंबी लंबी जटाएं लिपटी हुई थीं, ऐसा लगता था एक अरसे से ही उसे नहीं खोला गया हो। लेकिन नीचे दरवाज़ा ज़मीन से इतना ऊपर तो था कि आशीष जैसा इंसान इसके नीचे से आसानी से झुककर निकल सकता था। एक बार तो वो भी रुककर सोच में पड़ गया कि अंदर जाए या ना जाए। पानी भी तेज़ हो चुका था। चमकती बिजली की रोशनी में वो पुराना मकान उसे भयभीत कर रहा था। आशीष ने सोचा कि यदि वो अंदर गया और कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वो दौड़कर जल्दी बाहर भी नहीं आ पाएगा। लेकिन जब पलटकर पीछे बाहर का अति डरावना अंधकारमय दृश्य देखा तो उसे अंदर जाने में ही भलाई दिखी। उस सुनसान माहौल में वो अंदर उस खंडर के प्रारंभ में पहुंच गया। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़ों की आवाज़ ने पहले ही उस वातावरण को डरावना बना रखा था। झाड़ियों के बीच से होता हुआ वो उस मकान के नज़दीक पहुंच गया। उस मकान के बाहर बड़े बड़े खंभे और खिड़कियों के बाहर इतनी जगह थी कि वो बारिश से बचकर वहीं बैठ सकता था, क्योंकि मकान के अंदर जाना उसे उचित नहीं लगा। एक कोना ढूंढकर उसे साफ कर वहीं खंभे से टिककर बैठ गया। भयानक बरसात और लगातार चमक रही बिजली के बीच जंगल के बीचों बीच एक सुनसान खंडर मकान में एकदम अकेले बैठा हुआ वो आशंकाओं से भयभीत होने लगा। यदि उससे कुछ हो गया तो उसके परिवार का कौन देखेगा? उसके छोटे भाई बहनों और माँ का क्या होगा? आखिर क्यों आज वो सबके मना करने के बाद भी निकल आया? जिंदगी में पहली बार उसे अपने डिसीजन पर आज इतना अफसोस नहीं हुआ होगा। एक साथ मन में कई सवाल उठ रहे थे। अपनी माँ और भाई बहनों का चेहरा उसे रह रहकर उसके सामने आ रहा था। आशीष 2 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ा था। पिताजी की मृत्यु के बाद उसने अपने परिवार को कैसे संभाला था, ये तो सिर्फ वही जानता था। सारे परिवार की जिम्मेदारी सर माथे उठाए इस जीव जगत में संघर्षों की कड़ियाँ जोड़ मंजिल को पाने का वो सपना उसकी आंखों में भी हिलोरे ले जा रहा था। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस जिसके दम पर आशीष ने अपने आर्थिक व्यवस्था को ठीक करा था और उसकी ईमानदारी को पूरी दुनिया जानती थी। जहाँ यह बिजनेस झूठ मक्कारी धोखा फरेब आदि के लिए फेमस था, वहीं वो इस दलदल में उतरकर भी स्वयं को सभी बुराइयों से बचाता हुआ सिर्फ अपना काम कड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी छवि हर तरफ अच्छी थी। औरों से उसे कोई मतलब नहीं था। 2 पैसे भले ही कम मिले, पर किसी के साथ अन्याय करना, धोखा देना उसकी फितरत में नहीं था। शायद इसलिए इतने सालों तक इस बिजनेस में होते हुए भी वो ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं बना पाया था। उसकी ईमानदारी से जलने वालों की कभी कमी नहीं हुई, क्योंकि जो उसके साथ काम करते थे वो उसकी ईमानदारी के चलते कुपोषण का शिकार हो जा रहे थे। आशीष के आगे किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसे कुछ बोले, पर पीठ पीछे खूब ताने वाने देना, खूब उसकी बुराइयां करना, खूब गालियों के पेड़ लगाना, ये सब आम बात थी। अपनी कार्यकुशलता और दूसरों से बेहतर संवाद स्थापित कर उसने अब तक कई सफल सौदे अंजाम दिए थे। अपने ऑफिस में बैठे बैठे बहन की शादी की चिंता उसे खाए जा रही थी। रिश्तेदार भी अब उस पर बहन की शादी का दबाव डाल रहे थे। लड़के वालों के भी एक से बढ़कर एक बहुत रिश्ते आ रहे थे, पर उसे असल चिंता जो थी वो थी पैसे की, क्योंकि आज के ज़माने में वो भी शहर में बिना सैकड़ा मारे शादी होना संभव नहीं था। और भी तो कई खर्चे होते हैं। सभी दृष्टिकोण से उसे सोचना पड़ा, सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है।
अरे कहीं ज़माना ये ना कह दे कि पिता नहीं थे तो भाई ने अपना फ़र्ज सही से नहीं निभाया। इन्हीं सब विचारों से वो उलझा हुआ टेबल पर पेपर वेट को इधर से उधर घुमाने लगा। तभी उसका दोस्त राहुल वहाँ आया। वो आशीष से छोटा था पर दुनियादारी में किसी से कम नहीं था। आशीष को अपना बड़ा भाई मानता था। एक तरह से आशीष का वो दायां हाथ था। आशीष भी उस पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। अपनी हर समस्या, हर परेशानी वो उससे साझा करता था। उस दिन भी जब राहुल ने उसे ऑफिस में इस तरह विचलित देखा और गंभीर देखा और चिंता में देखा तो उससे पूछ ही बैठा, क्या बात है भैया, किस सोच में इतना खून सुखा रहे हो? अरे राहु, हाँ वाओ, कुछ नहीं यार, बस आने वाले वक्त को लेकर खुद से सवाल उठा रहा था। आशीष कुर्सी पर पीछे टिकते हुए राहुल से बोला। वो राहुल को प्यार से राहु बोलता था। मतलब भैया खुद से सवाल? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत से ऐसे सवाल हैं राहु जिनका उत्तर खोज रहा हूँ, और देखो हर उत्तर में पैसा बीच में आ जाता है और बस मैं उसके आगे निरुत्तर हो जाता हूँ। कोई रास्ता नहीं दिखता यार। अरे आज बड़े दार्शनिक अंदाज में बातें कर रहे हैं भैया। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? अरे राहु, कौन क्या कहेगा, बस वक्त ही सब एहसास कराता है। गुड़िया बड़ी हो गई है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। एक भाई को ऐसे में आखिर और क्या चिंता हो सकती है। उसकी शादी की चिंता कर रहा था यार। आए दिन तमाम लड़के रिश्ते के लिए फ़ोन करते रहते हैं। सबको रिश्ता मंजूर भी हो जाता है, पर मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाता। बात पैसे पर आकर रुक जाती है। आशीष ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, क्या किसी ने दहेज की मांग की है भैया? अरे नहीं नहीं, बात सिर्फ दहेज की नहीं है। वो तो मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूँगा ही, किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर शादी में और भी तो बहुत खर्चे होते हैं ना यार, चारों तरफ देखना पड़ता है, वरना दुनिया कहेगी कि पिता नहीं थे तो एक भाई ने कुछ किया ही नहीं। अरे अब भैया, यदि मैं आपस में आपसे कुछ बोलूं तो आप फिर मुझे डांटने लगोगे। मैं कोई बेईमानी करने को नहीं बोलता, पर इतनी ईमानदारी भी अच्छी नहीं है। या तो आपको इस बिज़नेस में आना ही नहीं था, कोई नौकर कर लेते, या कोई दूसरा काम। अब इस काम में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो होती है। कई अच्छे बड़े सौदे तो आपने ही गंवा दिए, वरना आज आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। आपके साथ कई लोगों ने यही काम शुरू किया है और आज वो लोग कहाँ पहुँच गए और आप कहाँ हैं। पूरी तरह ईमानदार सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं भैया, असल ज़िंदगी में नहीं। राहुल अपना दृष्टिकोण रखते हुए बोला, मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरी अंतरात्मा कभी गवारा नहीं करेगी, और जिस काम को करने में आपका मन ना करे उसे कभी करना भी नहीं चाहिए, वरना इंसान ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। ना वो जैसा और ना वो वैसा रह पाता, ना जो बनने की सोचे वो बन भी नहीं पाता। और फिर लोगों की बद्दुआ लेकर मुझे पैसा नहीं कमाना। जो लोग आज मुझ पर यकीन करते हैं वो भी मुंह मोड़ लेंगे, पर तुम ये बातें कभी समझ नहीं पाओगे राहुल बेटा। बहुत हिम्मत और धैर्य चाहिए इन सब के लिए। ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं कहूँगा अब इस बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात, आपके विचारों का सम्मान नहीं करता। एक आप ही तो हो जिसने या जिससे मैं हर बात कह सकता हूँ। तुम चिंता मत करो राहु, जिसने मुझे यहाँ तक लाया है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। मुझे अपने मालिक, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। वो अपने इस भक्त को कभी समाज के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा। देखना, सब अच्छे से हो जाएगा। मैं तुमसे अपनी परेशानी कह सकूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया, पर मन में चिंता तो आ ही जाती है। आखिर हम हैं तो इंसान ही। आशीष अपने कैबिन में लगी महादेव की फ़ोटो को देखते हुए बोला, हाँ भैया, ये तो सुना ही है। सुना है मैंने, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये मैं नहीं कहता, ये किताबों में लिखा है। राहुल मुस्कुराते हुए चुटकी लेता है। बेटा, तूने तो अभी सिर्फ सुना ही है, पर मैं तो अनुभव किया है। वो हमेशा मेरे साथ है जब तक मैं सच्चाई के साथ हूँ। चल अब घर चलते हैं, बहुत वक्त हो गया है। घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे।
इतना कहते ही दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। आशीष ऑफिस बंद करके राहुल के साथ घर की ओर चल देता है। रात का खाना खाने के बाद जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो माँ उसके पास आती है। अब बेटा फिर क्या सोचा है तुमने? आज फिर कुछ लड़के वालों के फ़ोन आए थे, मैं क्या जवाब दूँ? सभी रिश्ते अच्छे घरों के हैं बेटा, उनमें से 2 से 1 तो तेरे चाचा जी को भी पसंद है। बोल रहे थे जितना जल्दी हो सके किसी एक को फाइनल कर दो। आशीष माँ की बात का क्या उत्तर देता, सिर्फ इतना ही बोला, माँ मैं आपकी चिंता समझता हूँ, पर अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। इतने से पैसों से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पर बेटा तेरे चाचा कह रहे थे कि आशीष मेरा भी तो कुछ लगता है ना। आज भाई साहब नहीं है तो क्या मैं कुछ नहीं लगता उसका? उनके पास पैसा भी है, कीमत समय की है। अभी उनसे ले लेते हैं, फिर तो धीरे धीरे चुकाता रहना। नहीं माँ, उनके पहले से ही बहुत एहसान है हम पर। हम सबके लिए कितना कितना किया है उन्होंने। मुझे बिज़नेस शुरू करने में भी उन्होंने ही मदद की थी। अभी वही पूरा नहीं कर पाया मैं, अब और ले लूँ? नहीं नहीं माँ, मुझे अच्छी ही लगेगा। चाचा जी एक अच्छे इंसान हैं, पर उनकी अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अपने उन भाई बहनों का हक नहीं मार सकता। आप चिंता मत करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, बस कुछ महीनों की तो बात है। ठीक है बेटा, मुझे तुझ पर विश्वास है, तू जो डिसीजन लेगा वो बेस्ट है। तभी कुछ लोग उससे मिलने आते हैं। उनको देखकर आशीष नमस्ते करता है और साथ ही बैठने का इशारा करता है। नमस्ते आशीष जी, मेरा नाम भवानी शंकर है और ये मेरे मित्र नंदी हैं। हमारी आपसे कुछ दिन पहले फ़ोन पर बात हुई थी। क्षमा चाहते हैं, आपको आज आने का सूचित नहीं कर पाए। दरअसल हम किसी काम से शहर आए थे, सोचा क्यों ना आपसे ही मिल लें। और किस्मत देखिए, आप मिल भी गए। हाँ हाँ हाँ, याद है, उस दिन आपसे बात हुई थी। मैं बाद में जीवन की उलझनों के लिए चलते हुए भूल गया। आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बात कर रहे थे। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा। मदद क्या आशीष जी, आपके पास भला कोई किस काम से आएगा? प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने ही ना। मार्केट में आपकी ईमानदारी और कार्यकुशलता के बहुत चर्चे सुने हैं, इसलिए हम सबसे पहले आपके पास ही आए हैं। मैं पुश्तैनी हवेली रामलीला खुरवाई में रहता हूँ। अब वो और अपनी ज़मीन बेचकर गांव छोड़ना चाहता हूँ। उसी के संबंध में आपसे मिलने जुलने आया था। मेरे 2 बेटे हैं, एक तो विदेश में सेटल हो चुका है, दूसरे की अच्छी खासी नौकरी है, नागपुर में वो भी सेटल है। मेरी बीवी का देहांत कुछ महीने पहले हो चुका है। अब अकेले गांव में मन नहीं लगता उसका। सोचा छोटे बेटे के चलते उसके पास चला जाऊं। वो भी काफ़ी दिनों से मुझे अपने पास बुला रहा है, इसलिए जाने से पहले अपने खुरवाई वाली प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहता हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जितना जल्दी सब निपट जाए उतना अच्छा। और तो कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर्स है ही नहीं जो मुझे जमा हो, लेकिन आपकी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब आपके बारे में मैंने सुना तो आपके पास चला आया। अब आप ही कोई पार्टी बताइए जो मेरे उस फार्म हाउस के अच्छे दाम दे सके। इतना सुनने के बाद आशीष बोला, जी मैं कोशिश करूँगा। आप उसकी फ़ोटो, डिटेल्स और सारे कागजात की ज़ेरॉक्स मुझे दे दीजिए ताकि मैं आगे काम कर सकूं, और एक दिन टाइम निकाल कर मैं देखने आऊँगा प्रॉपर्टी। आशीष ने कहा, जी मैं साथ ही लाया हूँ, जल्द से जल्द इसका निपटारा करना चाहता हूँ। उन्होंने बैग से एक फ़ाइल निकाली और आशीष को और बढ़ा दी। जी बहुत अच्छा, मैं आज रात ही सब कागजात चेक करके आगे की कार्यवाही के बारे में आपको बता दूँ। आशीष ने सारे कागजात अच्छे से चेक करे। सभी कागजात ठीक लग रहे थे। उसने फ़ोन पर भवानी शंकर जी से बात की और प्रॉपर्टी देखने का इरादा बनाया। उन्होंने बोला, आप 2 दिन बाद आ जाइए, मैं अभी बाहर हूँ, तब तक मैं भी पहुँच जाऊँगा। इसके बाद आशीष ने जवाब दिया, जी बहुत अच्छा, मैं परसों ही आता हूँ आपके पास। ये कहकर आशीष ने फ़ोन रख दिया। उसे ये सौदा फ़ायदे का लगा। प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी, इसलिए कमाई होने के भी तगड़े आसार थे। वो दिन भी आ गया जब आशीष वो प्रॉपर्टी देखने आने वाला था। उसने राहुल को पहले ही बता दिया था इस बारे में। दोनों साथ ही जाने वाले थे। उसने नियत समय पर राहुल उर्फ राहु को फ़ोन किया, पर राहुल की तबीयत ख़राब होने की वजह से
वो साथ जाने में असमर्थ था। गौरव ने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया, उसे आराम करने को बोल दिया और वो अकेले ही जाने के लिए तैयार करने लगा। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। बेटा, एक बात कहूँ, आज कहीं मत जा। सुबह से अशुभ हो रहे हैं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये सौदा मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लगता। जब से तूने इसका जिक्र किया है तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहे हैं घर में। माँ चिंता भरे लहजे में बोली। अरे मेरी भोली माँ, आज के ज़माने में भी तुम अपशगुन जैसी तकियानूसी विचारों में पड़ी हो। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, ये सौदा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि ये सही हो गया ना तो फिर अपनी गुड़िया की शादी धूमधाम से करूँगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं शाम तक वापस भी आ जाऊँगा। आशीष माँ को समझाते हुए बोला और अपनी गाड़ी से खुरवाई रवाना हो गया। चलते चलते उसे काफ़ी टाइम हो गया, पर गांव का कुछ पता नहीं लगा। जिस किसी ने भी उससे पूछा तो सबने उस गांव का नाम ही नहीं सुना था वहाँ। आशीष के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने भवानी शंकर जी को कॉल करा। उन्होंने उसे फ़ोन पर रास्ता समझाते हुए बोला कि आप अभी जहाँ हैं वहाँ से थोड़ा आगे आइए, एक पेट्रोल पंप मिलेगा, उसी के बगल से अंदर एक रास्ता जाता है। बिना किसी से पूछे सीधे उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए, आप कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। आशीष ने ऐसा ही किया। कुछ देर में वो खुरवाई गांव पहुँच गया। उसने फ़ोन पर भवानी शंकर को अपने आने की सूचना देनी थी, पर जब उसने फ़ोन लगाया तो सामने एक टेप बजा। ये नंबर गलत है, कृपया दोबारा नंबर की जांच करें। बार बार लगाने पर भी वही। कमाल है, कुछ देर पहले तो बात हुई थी और अभी ये नंबर गलत बताया जा रहा है। चलो गांव वालों से उनके बारे में बात कर लेंगे। यही सोचकर जब उसने गांव वालों से भवानी शंकर जी की हवेली रामलीला का पता पूछा तो लोग खामोश से उसे खड़े हुए देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। आशीष ने फिर पूछा। अब भी सब उसे अजीब नजरों से घूरे जा रहे थे। अब आशीष को हैरानी होने लगी, आखिर इन लोगों को हुआ क्या है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, सभी बस मुझे ही देखे जा रहे हैं। जैसे ही मैं इनकी लड़की भगा के ले गया हूँ, वो आगे बढ़ता है। गांव में जो कोई भी मिलता वो उसे खूंखार नज़र से सिर्फ देखे जा रहा था। आशीष के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो फिर से भवानी शंकर को फ़ोन करता है। फिर वही साउंड टेप चलता है। आपने जो नंबर डायल किया है कृपया उसकी जांच कर लें, ये नंबर गलत है। आशीष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि इसी नंबर पर उसकी पहले भी कई बार बात हो चुकी थी। और अब क्या, वो पूरे गांव में अनजान की भांति घूम रहा था, पर वो पूरा गांव उसे अजीब ही लग रहा था। सभी के चेहरे रहस्यमयी थे, कोई किसी से भी बात नहीं कर रहा था, सभी खामोश थे। आशीष मन में सोचता है कि ऐसा कैसा अजीब गांव है, पूरे गांव में अनंत सन्नाटा सा पसरा था। तभी उसकी नज़र दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु पर पड़ती है, जो उसे ही देखे जा रहा था। वो उनके पास जाकर वही सब पूछता है और गांव के लोगों के अजीब व्यवहार के बारे में पूछता है। वो साधु तो पहले उसे सर से पैर तक निहारते हैं, फिर गर्दन घुमाते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराते हैं और अजीब सी मोटी आवाज़ में बोलते हैं। उन्हें बोलता देख आशीष भी चौंक जाता है और सोचता है, चलो कोई तो बोला भाई, जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। वो हवेली नहीं, मौत का घर है। ये पूरा गांव ही मौत का घर है, यहाँ सभी मुर्दे रहते हैं। भवानी शंकर बरसों पहले मर चुका है, उसकी आत्मा मकान के कागज़ लेकर ना जाने कितने लोगों के पास जा चुकी है, और उल्टे पांव वापस लौट जाइए। आशीष उनकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप, वो मर चुके हैं? अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो मुझसे मिलने शहर आए थे अपने एक मित्र नंदी कुमार के साथ, और आप बोल रहे हैं वो मर गए हैं? आखिर ये गांव है क्या चीज़, बड़ा अजीब गांव है। तभी वो साधु दोबारा बोला, जब वो तुझसे मिलने आया तो तूने उसके पैरों की ओर गौर किया? नहीं ना, उसके पैर उल्टे थे, एकदम उल्टे। अब तो आशीष के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। क्या बकवास है, आखिर किसी के पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं? आशीष चिल्लाया। लगता है तुझे यकीन नहीं।
ये देख मेरे पैर, जैसे ये उल्टे हैं। इतना कहते ही साधु ने अपने उल्टे पंजे उसके सामने कर दिए। अब तो आशीष को काटे तो खून नहीं, उसकी आंखें ही फटने को आतुर थी। सच में उस साधु के पैर उल्टे थे। साधु भयंकर हंसी हंसने लगा था। तभी उसने अपने दोनों हाथों से अपनी मुंडी को निकाल के अपनी ही गोद में रख लिया। वो मुंडी उसकी गोद में भयंकर डरावने अंदाज में अट्ठास किए जा रही थी। आशीष के मन ने यह देखकर डर की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। आशीष वहाँ से बेताशा भागता है। भागते भागते उसकी नज़र बाकी सभी गांव वालों पर पड़ती है। अब वो उनके पैरों पर भी नज़र डालता है। घोर आश्चर्य, उन सभी के पांव उल्टे ही रहते हैं और वो आशीष को देखते हुए अजीब तरह से पागलों के जैसे हंसते रहते हैं। और आशीष उन लोगों के बीच बुरी तरह भागता है। तभी बिजली चमकती है और काले बादल आसमान को अपनी आगोश में ले लेते हैं। वो दिशाहीन भागता ही जा रहा था, बस भागता जा रहा था। बरसात होने लगती है, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। उसके कदम तो जिधर ही रास्ता देख रहे थे उधर भाग रहे थे। कहानी अब समय पर आती है। उस पुराने खंडर में खंबे से टिके बैठे आशीष की तंद्रा अचानक टूटती है। उसके कपड़े भी जगह कटीली झाड़ियों से उलझकर फट गए थे। वो खुद बुरी तरह घायल अवस्था में वहाँ निडल सा पड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भूख से भी उसका बुरा हाल था। सुबह से घर से निकला था और पूरे दिन में आज उसके साथ ना जाने क्या क्या घटित हुआ। पहले वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर किस्मत ने कितने खतरनाक ढंग से उसे यकीन दिलाया था। उसे ये सब सपने जैसा लग रहा था, पर थी हकीकत, यही सच था। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस हवेली का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। वो डरकर पीछे मुड़कर देखता है। पीछे मुड़कर देखते ही उसकी और हालत ख़राब हो जाती है। दरवाजे पर भवानी शंकर और उसके दोस्त नंदी खड़े थे। आप बहुत लेट हो गए आने में, हम लोग कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आइए अंदर आइए। आशीष के दिमाग की सारी नसें फटे जा रही थी। अब ये क्या नई मुसीबत है। ये लोग इस तरह सुनसान बियावाल जंगल में क्या कर रहे हैं। रहस्य पर रहस्य की परतें चढ़ती जा रही थीं। आशीष को उनको देखकर कपकपाते हुए खड़ा होता है। उसमें अब और दम नहीं बचा था। वो डरते डरते हुए थर्राता है। भवानी शंकर जी, आप, ये क्या मजाक है। मैं आज दिन भर से भयंकर रूप से परेशान हो रहा हूँ। आपको कितने फ़ोन किए, नंबर गलत आया, जबकि मैंने पहले भी उसी नंबर पे आपसे कई बार बात की। और मैं उस भूतिया गांव भी गया था जहाँ का पता आपने दिया था। वहाँ तो सभी लोग बड़े अजीब से, जैसे कोई जिंदा ही ना हो। सबके पैर उल्टे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरे दिमाग के साथ क्या क्या खेल कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगा। आशीष दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए बोला। दरवाजे पर खड़े हुए भवानी शंकर और नंदी कुमार उसकी बात सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे। हम क्षमा चाहते हैं। दरअसल यही हवेली रामलीला है। ऊपर देखिए, नाम भी लिखा है। आशीष अंधेरे में जैसे ही ऊपर देखता है, चमकती बिजली की रोशनी में कुछ पलों के लिए वो नाम दृष्टिगत होता है। बड़े बड़े लेकिन ऊबड़ खाबड़ अक्षरों में रामलीला लिखा होता है, जैसे वो नाम लिखे बरसों हो गए हो और ये हवेली भी बरसों पुरानी उजाड़ सी लग रही हो। उसका दिमाग अब विचार शून्य हो चुका था। वो कुछ भी कह पाने समझ पाने में अक्षम था। तभी भवानी शंकर दोबारा बोले, आइए पहले अंदर आइए, बाकी की बात अंदर करते हैं। आशीष अब भी चौंकते हुए बस देखे जा रहा था। वो डरते डरते उनके पीछे आ गया। अंदर जाकर उसके आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं था। पूरी तरह ऊजड़ खाबड़ हवेली अंदर से तो और भी डरावनी थी। चमगादड़ों का एक झुंड इधर उधर उड़ रहा था। खुद उसके शरीर से कई जाले उलझ गए थे। भवानी शंकर जी, ये सब क्या है। आप यहाँ रहते हैं इस भूत बंगले में। वो उल्टे पैरों वाले लोगों का गांव और ये अजीब सुनसान हवेली, ये सब क्या रहस्य है। उसकी बात सुनते ही वो दोनों पीछे पलट कर देखते हैं और बुरी तरह हंसने लगते हैं।
क्या उन लोगों के पाँव ऐसे थे? कहते ही भवानी शंकर और नंदी कुमार अपने पाँव दिखाते हैं और उनके पाँव भी उल्टे थे और पाँव के पंजे लंबे लंबे किसी वन मानुष की तरह थे। उन दोनों के चेहरे धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेते हैं। भवानी शंकर की गर्दन तो लंबी होते होते ऊपर छत तक पहुंच जाती है। उधर नंदी कुमार की गर्दन चारों दिशाओं में गोल गोल घूमती रखती है। दोनों बुरी तरह हंस जाते हैं। हवेली उनकी भयानक चीखों से गूंजने उठती है। आशीष से ये आवाज़ें सहन नहीं होती। वो कानों पर हाथ रख लेता है। तभी भवानी शंकर की गर्दन वापस छोटी होने लगती है और वो पहले ऐसी हो जाती है। अब उनके हाथ लंबे होकर आशीष की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथों में लंबे लंबे बालों की तरह घने घने बाल और बेतरीब नाखून। ये सब देखकर आशीष की सांसें अटक जाती हैं। भवानी शंकर के लंबे हाथ उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। आशीष के पाँव में अब भागने की तो क्या ही कहो, खड़े होने तक की ताकत नहीं थी। वो दीवार से सटकर पीछे हटने लगता है। तभी दीवार में से दो हाथ निकलकर उसे जकड़ लेते हैं। आशीष की बस जान ही नहीं निकल पा रही थी, बाकी सब तो हो चुका था। दीवार से निकले हाथों की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। आशीष की हड्डियां कड़कड़ाने लगती हैं, दम घुटने लगता है। डर और चौंकने की सारी सीमाएं टूट चुकी थी। तभी एक सफ़ेद रोशनी जैसी चमकती है और एक पूर्णतः सफ़ेद कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की तेजी से पता नहीं किधर से वहाँ आती है और आशीष का हाथ पकड़ के उन जकड़नों से आज़ाद करा के अपने साथ ले जाती है। आशीष उस खूबसूरत लड़की को देखता ही रहता है। उसके पास से एक दिव्य खुशबू सुगंध जैसे उसे मनमोहित कर रही थी। उस लड़की के सानिध्य में अब आशीष का दर्द पूरी तरह कम हो गया था। वो तो सब कुछ भूलकर जैसे उसी में खो जाता है। उसी रास्ते का भी ख्याल नहीं रहता। वो बस उसका हाथ पकड़े उसके पीछे पीछे खींचा चला जाता है। उसका सारा दर्द तकलीफ पल भर में ख़त्म हो जाती है। उसे एक सुखद दिव्य एहसास होने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद मुख्य सड़क आ जाती है। वो दिव्य अप्सरा जैसी बेहद खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। वो उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर अपनी झोली में से एक पानी की झागल निकालती है और उसे देती है। आशीष तो जैसे उसके जादू में खोया खोया वो झागल का पूरा पानी पीता है। आश्चर्य, वो जल इतना शीतल, इतना मीठा था। आशीष ने आज तक वैसा जल कभी नहीं पिया था। वो दिव्य जल पीते ही उसमें एक नई स्फूर्ति आ जाती है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की बड़ी मीठी सुरीली आवाज़ में बोलती है, नेहा। आशीष की तरफ देखते हुए पूरा जल पी जाता है और झागल को नीचे रखने के लिए जैसे ही झुकता है तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। उसके भी वैसे ही उल्टे पैर देखकर वो वहीं बेहोश होकर लुढ़क जाता है। जब आशीष की आंखें खुलती है तो वो खुद एक अस्पताल में होता है। उसके पास में उसके माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए बैठी रहती है। सामने राहुल खड़ा था। उसे होश में आया देखकर वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर उसे चेक करता है और बोलते हैं, कैसे हैं अब आप? पूरे 24 घंटे में अब जाकर आपको होश आया है। आपकी माताजी जब से ही आपके पास बैठी हैं। आपके शरीर पर कोई छोटे बड़े घाव थे और कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे। क्या हुआ था आपके साथ? डॉक्टर की बात सुन आशीष को हैरानी होती है। उसे वो सब घटनाएं याद आने लगती हैं। वो लोगों के उल्टे पाँव, वो भयानक शक्लें, वो मुर्दा लोग और वो दिव्य अप्सरा। तभी उसे कुछ याद आता है। वो फ़ौरन डॉक्टर से पूछता है, मुझे यहाँ लाया कौन? एक लड़की थी, खुद का नाम नेहा बता रही थी। उसी ने आपको यहाँ लाकर एडमिट किया है। पेपर्स पर साइन भी किए हैं उसने, ये देखिए। आशीष पेपर पर नज़र डालता है तो सच में उस पर नेहा नाम के साइन होते हैं। उसका आश्चर्य अभी भी लगता है जैसे ख़त्म होने वाला नहीं था, क्योंकि राहुल और माँ उससे बोलते हैं, उसी लड़की का फ़ोन हमारे पास आया था बेटा। उसी ने तेरा बताया कि तू यहाँ इस हॉस्पिटल में भर्ती है। अपना नाम नेहा बता रही थी। उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी। माँ के मुँह से ये सब सुनकर
आशीष के मन में कई सवाल उमड़ते हैं। आखिर वो रहस्यमय खूबसूरत लड़की थी कौन, जिसने उसे उन दर्दनाक खतरनाक आत्माओं से बचाया था। पर उसके पैर भी तो उल्टे थे, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, बल्कि उन भयानक लोगों से मेरी रक्षा की। तो क्या आत्माएं अच्छी भी होती हैं? आशीष माँ से उसका नंबर मांगता है, जिससे उस लड़की ने फ़ोन पर उसकी सूचना दी थी। माँ और राहुल मोबाइल में वो नंबर ढूंढते हैं, पर आश्चर्य, लिस्ट में वो नंबर कहीं भी नहीं था। आशीष के लिए ये सब घटनाएं एक रहस्यमय हुई थी। किसी तरह वो उन सब में फंसता है, फिर वो खूबसूरत लड़की आकर उसे बचाती है। उसने ऑफिस में बैठा हुआ वो उन्हीं घटनाओं के बारे में सोचता है, तभी राहुल वहाँ आता है। बड़ी हैरानी से वो उसे वो बात बताता है, और जो राहुल जानना चाहता था। भैया, मैंने पता किया है, खुरवाई नाम का गांव आज से लगभग 100 साल पहले हुआ करता था, लेकिन एक विपत्ता में वो पूरा गांव उजड़ गया। रातों रात वहाँ रहने वाले सभी लोग एक साथ मार दिए गए थे। उस गांव के मुखिया का नाम भवानी शंकर था, जो बड़ा ही स्वार्थी और अत्याचारी था। कहते हैं उसने अपने दोस्त, जिसका नाम नंदी कुमार था, उसके साथ मिलकर अंग्रेजों की सहायता से पूरे गांव वालों के साथ विश्वासघात किया था। मनमाना लगाना, वसूलना और तरह तरह से अत्याचार करना ही उसका काम था। उस वक्त उसी गांव के एक बहादुर लड़के, जिसका नाम शिवा था, वो भवानी शंकर के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। पर उसे उस भवानी शंकर की लड़की नेहा से प्यार हो गया था, जो भवानी शंकर को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो शिवा का दुश्मन बन बैठा था। जब नेहा ने उसकी बात नहीं मानी और शिवा से मिलना बंद नहीं किया, तो भवानी शंकर ने अपनी लड़की को मार डाला। ये बात जब शिवा को पता चली, तो उसने भवानी शंकर से प्रतिशोध लिया और हवेली रामलीला में आग लगा दी, जिसमें भवानी शंकर और उसका दोस्त नंदी कुमार भी भस्म हो गए। बाद में इस बात का बदला अंग्रेजों ने पूरे गांव से लिया और भीषण कत्लेआम मचाया। रातों रात पूरे गांव को गोलियों से भून डाला। सभी लोग मारे गए, कोई नहीं बचा। आशीष बड़े गौर से सारी कहानी सुनता रहता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये सब उसी के साथ क्यों हुआ। रात को बिस्तर पे लेटे लेटे यही सोचते हुए उसकी नींद लग जाती है। तभी कोई जैसे उसके सर पर हाथ फेरता है। वो आँख खोल कर देखता है तो वही खूबसूरत लड़की नेहा थी, जो उससे बोल रही थी, तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ? तो सुनो, तुम शिवा का ही पुनर्जन्म हो। तुम मेरे शिवा हो, मेरे शिवा, और मैं तुमको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। अचानक आशीष की आंख खुलती है। देखा तो आसपास कोई नहीं था,